जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी टेक्निकल के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। देखिए, इससे भी पहले हमने 2019 के क्वेश्चन पेपर को बताया हुआ था, पर वो किसी और जोन का था, और ये जो पेपर है टेक्निकल का, ये किसी और जोन का है। तो चलिए आज क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि देखिए, ये हमारा 2019 का पेपर चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2019 के एक और पेपर को, 2018 के क्वेश्चन पेपर को, 2017 के क्वेश्चन पेपर को, 2016 के क्वेश्चन पेपर को और 2015 के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कराए हुए हैं। तो यदि आपसे वो पेपर्स मिस हो गए हो तो उनके वीडियोस के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहां से जाकर आप 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये सभी ईयर्स की क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो। तो चलिए आज क्लास शुरू कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार रफली सिलेबस जरूर देख लिया जाए कि सिलेबस क्या होती है टेक्निकल वालों की। तो टेक्निकल की देखिए सिलेबस हो गई कि 5 क्वेश्चन जीके से, फिर आती है बात रीजनिंग पे, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग से 5 क्वेश्चन के बाद आपका हो जाएगा फिजिक्स, फिजिक्स से भी आपका हो जाएगा टोटल 15 क्वेश्चन फिजिक्स से, फिर हो जाएगा आपका मैथ, मैथ से आपका टोटल 15 क्वेश्चन, और फिर लास्ट में हो जाता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से जो है आपका टोटल 10 क्वेश्चन होता है। ये तो आप सबको पता ही है। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 5 जीके के, 5 रीजनिंग के 10, 15 हो गए फिजिक्स के 25, 15 हो गए मैथ के 40 और 10 हो गए केमिस्ट्री के 50, ठीक है। तो अगर आपको और डीपली जानना हो सिलेबस को कि एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलता है, बोनस मार्किंग क्या होती है, क्या एनसीसी वालों को भी एग्जाम देना पड़ेगा, कितना ज्यादा मार्क्स मिलता है एनसीसी वालों को, क्या होती है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कौन सी बुक पढ़ेंगे तो बेटर होगा, तो इन सभी चीजों के ऊपर मैंने एक अलग से केवल टेक्निकल के सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप वो ना देख पाए हो, अगर आपको और डीपली सिलेबस जानना हो टेक्निकल का, तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस सिलेबस के पैटर्न को देख सकते हो, सिलेबस के वीडियो को। तो चलिए आज क्लास शुरू कर लेंगे। आज का देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बताना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर स्थित है। ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, ठीक है। सिंध पाकिस्तान में अब आ चुका है, तो कहां पर स्थित है? सिंध। और इसी को कहीं कहीं पे आपका पाकिस्तान भी दिया हो सकता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल देख लेंगे। 2 नंबर सवाल दिया गया, भारत का राष्ट्रपति है ए राज्य का प्रधान, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल राज्य का प्रधान है या फिर डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। बताना है कि भारत के राष्ट्रपति क्या है, राज्य के प्रधान है, राज्य के प्रधान नहीं है, केवल सरकार के प्रधान है या फिर राज्य और सरकार दोनों के प्रधान है। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य के प्रधान है, ठीक है। यहाँ पे राज्य का मतलब राष्ट्र, देश है, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं सोचना है कि स्टेट बोला जा रहा है, जी नहीं। यहाँ पे राज्य का मतलब राष्ट्र, कंट्री, ठीक है। तो राष्ट्र का प्रधान है, भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रधान है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल देख लेंगे। 3 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? ए मॉस्को, बी न्यूयॉर्क, सी गोरखपुर या फिर डी टोरंटो में। तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर है, इसका जवाब आप मुझे दोगे, ठीक है। आज मैंने बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन कर लिया है, इसीलिए किया है क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप सब इसका जवाब जानते ही होंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिख के जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल देख लेंगे। 4 नंबर सवाल दिया गया, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है। बताना है कि स्वदेश हमारे भारत देश में निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन सा है? ए जगुआर, बी नागार्जुन, सी सारस या फिर डी त्रिशूल। तो देखिए स्वदेश निर्मित हमारे भारत देश में निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान जो है वो है आपका सारस। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, सारस। चलिए अब हम सभी जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल कर लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए प्रशांत, बी हिंद, सी आर्कटिक या फिर डी अटलांटिक। तो देखिए सबसे छोटा महासागर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, और वो क्या है? तो वो है आर्कटिक, ठीक है। सबसे छोटा महासागर जो है वो है आपका आर्कटिक। चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा जीके सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका होगा रीजनिंग सेक्शन से 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो, लग रहा होगा कि अच्छी जानकारी दी जा रही है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यदि क्लास में नए हो, यदि वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। 6 नंबर सवाल दिया गया है, विषम की पहचान करें। यहाँ पर हमें विषम अलग की पहचान करना है। ए राफेल, बी तेजस,
सी मिग 21 या फिर डी अस्त्र। देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से एक जो है वो डिफरेंट है। ये इन चारों में से किसी 3 के बीच में एक ग्रुप बन रहा होगा, लेकिन एक जो है उसमें ग्रुप नहीं बन रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए राफेल जो है एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, तेजस भी एक फाइटर प्लेन है, और मिग 21 भी एक फाइटर प्लेन है, लेकिन अस्त्र जो है ये एक मिसाइल है। यहाँ पे अलग कौन हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी। विषम कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी। और वो क्या है? तो वो है आपका, देख लो, अस्त्र। चलिए अब हमसे क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 8 8 नंबर सवाल दिया गया है, गलत पद की पहचान करें। हमें यहाँ पे जो है गलत पद की पहचान करना है कि गलत पद कौन सा है। जो सीरीज दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। जो पद दिए गए हैं 2 4 8 16 33 और फिर दिया गया 64, ठीक है। तो 2 से 4 में क्या है? गुना 2। 4 से भी 8 में देखोगे गुना 2, 4 दूनी 8। 8 से भी 16 में देखोगे गुना 2, 8 दूनी 16। तो अगले मामले में क्या होगा? गुना 2 होगा। तो 16 गुना 2 जब करते तो यहाँ पे 32 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 33। तो गलत हमारा कौन सा निकल कर आया? यही आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए हम 32 मानकर चलते हैं, तो फिर से 32 गुना 2 करेंगे, तो 32 गुना 2 करने पे 64 आ रहा है। इसका मतलब गलत पद कौन है? तो 33, ऑप्शन नंबर ए, एंड इट्स 33। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 8 8 नंबर सवाल दिया गया है, शुक्र ग्रह फोबोस फिर वॉट। बताना है कि जो संबंध शुक्र और ग्रह में है वही संबंध फोबोस और किस में है। तो देखिए शुक्र क्या है? तो शुक्र एक ग्रह है, तो ये इसकी पहचान है कि शुक्र ग्रह है, तो हो गया। अब फोबोस क्या है? तो देखिए फोबोस एक उपग्रह है, ठीक है। फोबोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, तो उसी में ये फोबोस है। फोबोस क्या है? तो फोबोस एक उपग्रह है। फोबोस की पहचान क्या है? जिस तरह शुक्र की पहचान है कि वो ग्रह है, उसी तरह फोबोस की पहचान है कि वो उपग्रह है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया 12 144 13 फिर वॉट। बताना है कि जो संबंध 12 और 144 में है वही संबंध 13 और किस में है। तो देखिए 12 क्या है? तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो सर हम 13 का निकाल लेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सी हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल देख लेंगे। 10 10 नंबर सवाल और रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है 6 9 13 18 फिर वॉट। बताना है कि जो संबंध 6 9 13 18 के बाद अगला पद कौन सा होगा। तो लिख लेंगे 6 9 13 18 और फिर अगला पद बताना है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 13 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 13 में कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा, 5 जोड़ेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो समझ ही चुके होंगे। अगले में 6 जोड़ देना है, तो 18 और 6 कितना होता है? आप सब भी जानते हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट एंड इट्स 24। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्या है, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन तक आपका रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी 11 से लेके 25 तो 11 से लेके 25 नंबर तक फिजिक्स सेक्शन होगा हमारा, क्योंकि आपका टोटल 15 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है। तो चलिए देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर सवाल। नंबर 11 11 नंबर सवाल दिया गया है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। वो करता है ए कोई भी कार्य नहीं, बी ऋणात्मक कार्य, सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या फिर डी अधिकतम कार्य। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो दीवार को धक्का देने का कोशिश किया, पर दीवार तो हिला ही नहीं, वो तो विस्थापित हुआ नहीं, तो इसका मतलब उसने क्या किया? कोई भी कार्य नहीं किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल देख लेंगे। 12 नंबर सवाल दिया गया, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि। बताना है कि आपने रेलगाड़ी जब चलती है तो जो पटरी बिछाई जाती है, आपने देखा होगा कि उसके पटरियों के बीच में कंक्रीट की या फिर लकड़ी की चौड़ी चौड़ी आपने देखी होगी पट्टियां बिछाई जाती है और उसके बीच में कंकड़ रखे जाते हैं। तो वही बताने कि वो पट्टियां क्यों बिछाई जाती हैं, वो कंक्रीट की जो चौड़ी पट्टियां होती है उसे क्यों लगाया जाता है। ए वह झटकों को अवशोषित कर सके, बी फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, पट्टियां समानांतर बनी रहे इसलिए, या फिर डी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्या क्या ऑप्शन है? वह झटकों को अवशोषित कर सके, फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, डी पट्टियां समानांतर बनी रहें, या फिर रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब
कम हो जाए, जो प्रेशर पड़ता है पटरियों पर रेलगाड़ी की गुजरते वक्त, तो जो प्रेशर पड़ता है, जो दाब बनता है, उसी को कम करने के लिए बीच में पट्टियां लगाई जाती हैं, ताकि कि उन पटरियों पर जो है रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं ये, इस पर असर कम पड़े, इसीलिए यहाँ बीच बीच में ये पट्टियां ऐसे लगा दी जाती हैं, ताकि इन दोनों पर प्रेशर कम आए और ये अच्छे से स्मूथली काम कर पाए। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल दिया गया है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ए आयनन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर डी ऑक्सीजन द्वारा। कौन कौन सा ऑप्शन है? तो आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर डी ऑक्सीजन द्वारा। तो देखिए सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और बी में क्या दिया हुआ है? तो बी में दिया हुआ है, देख लो, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल दिया गया, जब एक वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, या फिर 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए जब एक वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाती है। ठीक है, 2 गुना का इंक्रीजमेंट होता है चाल में और गतिज ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी, जब उसकी गति दोगुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी होगी। क्या? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल देख लेंगे। 15 नंबर सवाल दिया गया है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, की ऊर्जा घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है, या फिर का भार बढ़ जाता है। बताना है कि जब किसी वस्तु को हम ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं की ऊर्जा घट जाती है, अणुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है, या अणुओं का भार बढ़ जाता है। तो देखिए जब भी किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की ऊर्जा जो है वो घट जाती है। क्या होती है? अणुओं की ऊर्जा घट जाती है। और जब गर्म करेंगे तो अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसकी अणुओं की ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करने पर अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे तो अणुओं की ऊर्जा घट जाएगी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 15 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, ये बताना है कि चारों में से उसका कौन सा रूप सही है उस फॉर्मूले का। a प्लस 32/9 इक्वल टू c/5, b a माइनस 32/9 इक्वल टू c/5। ये फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों में। c माइनस 5/9 इक्वल टू c/8, या फिर d f माइनस 5/9 इक्वल टू c/32। तो देखिए फ़ारेनहाइट में बदलने का जो राइट फॉर्मूला है, या सेल्सियस में बोल सकते हो, वो आपका यहाँ पे जो सही है वो है f माइनस 32/9 इक्वल टू c/5। ऑप्शन नंबर बी कौन सा यहाँ पे सही है? तो f माइनस 32/9 इक्वल टू c/5। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल देखें। 17 नंबर सवाल दिया गया, सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होता है क्रमशः। क्वथनांक मतलब देखिए उबलने का हो गया। ठीक है, क्वथनांक मतलब क्या? उबलने का मान। और हिमांक मतलब क्या हो गया? तो जमने का मान हो गया। ठीक है, सीधा तरीका से भी बोल सकते हो, उबलने का मान क्वथनांक और हिमांक को क्या हो गया? तो जमने का मान। अब देखिए एक चीज आप जान लो कि पिछला क्वेश्चन जो हमारा था वो 16 नंबर था, कुछ राइटिंग मिस्टेक हुआ था, नंबरिंग मिस्टेक हो गया था। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था वो 16 नंबर का था, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। हिमांक मतलब जमना, क्वथनांक मतलब उबलना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। बताना है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल का उबलने का और जमने का मान कितना होता है क्रमशः। मतलब कि पहले उबलना फिर जमना, पहले क्वथनांक होगा फिर हिमांक होगा। ए 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 0 डिग्री सेल्सियस तथा 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रमशः पहले क्वथनांक के उबलना, तो जल के उबलने का मान जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जमता है, पानी जमता है, तो जमना। ठीक है, मतलब क्या? तो हिमांक।
का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को क्यों चुना, इसको क्यों नहीं चुना? उसका कारण है कि क्रमशः बोला गया था। पहले क्वथनांक पूछा था तो पहले में क्वथनांक बताना था, मतलब उबलने वाला, फिर हिमांक पूछा था तो उसके बाद हमें हिमांक बताना था। तो वैसे ही बताया, पहले क्वथनांक फिर हिमांक क्रमशः था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल दिया गया है, बल का एसआई मात्रक है ए पास्कल, बी न्यूटन, सी कूलाम या फिर डी ओम। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके ऊपर है। ये आप मुझे बताओ कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जाना, क्वेश्चन नंबर लिखना, उसका जो भी ऑप्शन आपको सही लिखता है वो मुझे लिखकर भेज देना। मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो जवाब है वो सही दिया है या नहीं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख लेंगे। 19 नंबर सवाल दिया गया, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी तथा वाष्प संतुलन में रहता है कहलाता है ए हिमांक, बी गलनांक, सी क्रांतिक ताप या फिर डी त्रिक बिंदु। तो देखिए, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों संतुलन में रहता है वह त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, और ये दिया गया है आपका, देख लो, त्रिक बिंदु। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 20 नंबर सवाल दिया गया, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ए अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, बी उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, ये अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं तथा उसका नियंत्रण करती हैं, और ऑप्शन नंबर डी कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है। क्या पूछा गया? पूछा गया चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, ये अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं तथा उसका नियंत्रण करती हैं, या फिर डी कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर है सी। चमगादड़ जो है उड़ते वक्त अति तीव्र ध्वनि पैदा करते हैं और उसका नियंत्रण करते हैं, इसीलिए वो लोग अंधेरे में उड़ पाते हैं। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल दिया गया, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ए नीला, बी पीला, सी लाल या फिर डी काला। तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है, ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ये आपका अधिक होता है। और एक बात जान लीजिए, जिस भी रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। ठीक है, वो विचलन उसका कम होता है, वो बहुत कम विचलित होते हैं, वो सीधे हमारी आंखों तक आ पाते हैं। और सबसे, अब जान सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल का, और सबसे कम विचलन, ठीक है, ये विचलन लिखा हुआ है, ल न। सबसे कम विचलन जो है वो होता है लाल का। जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है उसका विचलन कम होगा, वो सीधे मनुष्य की आंखों, हमारी आंखों तक आ पाएगी। अब यदि बात कर ली जाए बैंगनी रंग की, ठीक है, बैंगनी रंग की बात की जाए, समझे, बैंगनी या कभी कभार इसे नीला भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है। तो बैंगनी या नीला, इसकी बात की जाए तो इसका जो तरंगदैर्ध्य है ये कम होता है। ठीक है, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका विचलन जो है वो अधिक होगा। ठीक है, चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए एक बात आप जान लीजिए कि अगर कहीं पे आपको बैंगनी और नीला दोनों लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, अगर पूछ दिया गया कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है या सबसे अधिक विचलन किसका होता है, अगर इन दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया तो यदि आपके एग्जाम में देखिए बैंगनी और नीला, ठीक है, दोनों होगा तो आप प्रीफर करेंगे बैंगनी को। ठीक है, आप बैंगनी के साथ जाएंगे। अगर दोनों रंग होगा, बैंगनी और नीला दोनों होगा, ठीक है, अगर बैंगनी और नीला दोनों होगा तो क्या करोगे आप सब? तो बैंगनी के साथ प्रीफर करोगे। ठीक है, और यदि बैंगनी नहीं होगा तब नीला में जाओगे। लेकिन ऐसे ज्यादातर जगहों पे बैंगनी ही लिया जाता है, नीला बहुत कम लिया जाता है। तो नीला जो है इसको देखिए माइनस करके चलना चाहिए। ठीक है, नीला को माइनस करके चलना चाहिए। मेन हो गया बैंगनी। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल देख लेंगे। 22 नंबर सवाल दिया गया, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? चलिए ये हमें दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति बराबर कितना हो गया? 100। ठीक है, तो चूंकि यहाँ चूंकि दे देता हूं, चूंकि 1 सेकेंड में कंपन, ठीक है, 1 सेकेंड में कंपन,
तो देखिए जितनी हर्ट्ज की आवृत्ति होती है 1 सेकंड में उतनी बार ही कंपन होता है। यदि ये 200 हर्ट्ज की आवृत्ति होती तो कंपन कितनी बार होता है 1 सेकंड में? 200 बार। 300 हर्ट्ज की आवृत्ति होती तो कंपन कितना बार होता है 1 सेकंड में? 300 बार। तो इसी तरह यहाँ पे 100 हर्ट्ज की आवृत्ति है तो 1 सेकंड में कितना कंपन होगा? तो कंपन होगा ये 100 बार। ठीक है, तो इसी तरह हमें निकालनी है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना होता है? 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो लिख लूंगा मैं 60 सेकंड में कंपन। तो 60 सेकंड में कंपन निकालने क्या करेंगे? 1 सेकंड में 100 बार कंपन हो रहा था तो 60 सेकंड में निकालने के लिए 100 गुना 60 कर देंगे। 100 गुना 60 करेंगे तो आ जाएगा आपका 6000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल देख लेंगे। 23 नंबर सवाल दिया गया, जब एक गाड़ी पर 20 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है तो 500 जूल कार्य संपन्न होता है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या दिया गया? गाड़ी पर 20 न्यूटन का बल, तो F बराबर हो गया 20 न्यूटन। वर्क कितना है? 20 जूल। कार्य हो रहा है 20 जूल, तो यहाँ पे हो गया हमारा 500 जूल। कार्य कितना हो रहा है? 500 जूल हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे हो गया आपका कितना? 500 जूल। अब देखिए निकाल लेंगे क्या होगा। तो एक हमें निकालना क्या? कितनी दूरी ज्ञात की। तो एक फॉर्मूला होता है F बराबर W इंटू एस। यहाँ पर S इक्वल टू हम दूरी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये दूरी के फॉर्म में लिया जाता है। F इक्वल टू W इक्वल टू एफ इंटू एस दूरी के फॉर्म में लिया जाता है। जब हमें दूरी ज्ञात करना हो तब तो W इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया। F कितना है? अब हमें निकालना क्या? देखो S निकालना है तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? S इक्वल टू कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे F गुना में है, इसको इधर ला लेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो W बट्टा F इक्वल टू एस। ठीक है, मतलब कि S इक्वल टू W का मान कितना है? वर्क कितना है? 500 और फोर्स कितना है? 20। ठीक है, तो ये 0 से 0, 2 से 25 बार में कितना हो गया? तो 25 मीटर। आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल दिया गया, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों दिन। तो देखिए चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम सभी आज का आखिरी सवाल पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल देख लेंगे। 25 नंबर सवाल दिया गया, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ तथा छोटा दिखाई पड़ता है। ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर डी परिक्षेपण के कारण। तो देखिए अपवर्तन के कारण जो है पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर जो है छोटा तथा टेढ़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। चलिए यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया और फिर मिलेंगे आपसे टेक्निकल के 2019 के नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारा पार्ट 2 होगा और नेक्स्ट 26 से लेकर 50 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। क्लास पसंद आई तो चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जितना हो सके शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।